dear students. So we were studying about antifungal drugs. एंटीफंगल ड्रग्स के अंदर हमने जो सबसे पहली क्लास है एंटीफंगल एंटीबायोटिक्स के अंदर जो पॉलीइन एंटीबायोटिक्स है उसके बारे में पढ़ लिया है. पॉलीइन एंटीबायोटिक्स के अंदर हमने एम्फोटेरिसिन बी, निस्टैटिन और हेमाइसिन ड्रग कवर कर लिया है. हमने इन ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्लियर कर लिया है, एडवर्स इफेक्ट्स क्लियर कर रहे हैं और यूजेस क्लियर कर रहे हैं. नेक्स्ट हमारे पास जो एजेंट आता है दैट इज ग्लिसोफर्मिन. अब ग्लिसोफर्मिन हमारे पास डिफरेंट होता है इन कंपैरिजन टू पॉलीइन एंटीबायोटिक्स और इसकी वजह से हमारे पास इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो भी डिफरेंट है इन कंपैरिजन टू एम्फोटेरिसिन बी. अब एम्फोटेरिसिन बी तो हमारे पास क्या कर रही थी, एम्फोटेरिसिन बी हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के ऊपर इफेक्ट कर रही थी, अर्गोस्टेरॉल के साथ बाइंड करके पोर्स बना रही थी जिसकी वजह से हमारे पास सेल कंटेंट लीक आउट हो जाता था और जो हमारा फंगल सेल है उसकी डेथ हो जाती थी. तो और नेक्स्ट आता है हमारे पास ग्लिसोफर्मिन. अब जो ग्लिसोफर्मिन ड्रग है, ग्लिसोफर्मिन हमारे पास क्या करती है, ग्लिसोफर्मिन जो ड्रग है वो हमारे पास हमने पढ़ा था जब कि साइट ऑफ एक्शन जब हम पढ़ रहे थे तो हमारे पास ग्लिसोफर्मिन और फ्लूसाइटोसिन हमारे पास दो ऐसे एजेंट्स थे जो कि हमारे पास क्या करते थे, न्यूक्लियस के ऊपर इफेक्ट करते थे. तो हमारी जो ग्लिसोफर्मिन ड्रग है, ग्लिसोफर्मिन ड्रग हमारे पास जो न्यूक्लियस के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि हमारे पास माइटोटिक स्पिंडल के अंदर सेपरेशन करवाते हैं हमारे डॉटर सेल्स का, उसके साथ जाके बाइंड हो जाती है. क्या होता है हमारे पास, ग्लिसोफर्मिन बाइंड कर जाती है माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ जो कि हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर होते हैं. जब हमारे पास ग्लिसोफर्मिन माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ बाइंड करती है न्यूक्लियस के अंदर तब हमारे पास क्या हो जाता है, जो माइटोटिक स्पिंडल की फॉर्मेशन होती है वो हमारे पास डिसरप्ट हो जाती है. अब माइटोटिक स्पिंडल की जब हमारे पास फॉर्मेशन डिसरप्ट हो जाएगी तब हमारे पास जो माइटोसिस का प्रोसेस है, जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है फंगस के अंदर वो स्टॉप हो जाएगा और हमारे पास जो फंगस की फर्दर ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाएगी. तो हमारे पास जो ग्लिसोफर्मिन ड्रग है, ग्लिसोफर्मिन हमारे पास फंगी स्टैटिक एजेंट है. जो हमने एम्फोटेरिसिन बी, निस्टैटिन और हेमाइसिन पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था कि लो कंसंट्रेशन पे तो ये ड्रग्स हमारे पास फंगी स्टैटिक है और हाई कंसंट्रेशन पे ये फंगी साइडल है. जो हमारे पास ग्लिसोफर्मिन ड्रग है, ग्लिसोफर्मिन ड्रग का मेजर जो हमारे पास एक्शन आता है वो फंगी स्टैटिक आता है. फिर से रिपीट करते हैं, हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ग्लिसोफर्मिन हमारे पास बाइंड करती है, बाइंड्स टू माइटोटिक स्पिंडल इन द न्यूक्लियस. माइटोटिक स्पिंडल के साथ बाइंड करती है न्यूक्लियस के अंदर जिसकी वजह से हमारे पास डिसरप्शन हो जाती है स्पिंडल फॉर्मेशन के अंदर, disrupts spindle formation और स्पिंडल फॉर्मेशन में डिसरप्शन होने की वजह से हमारा जो माइटोसिस होता है, माइटोसिस यानी कि हमारा जो सेल रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है वो स्टॉप हो जाता है जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, फंगी स्टैटिक एक्शन आता है. उसके अलावा हमारे पास क्या होता है, जो ग्लिसोफर्मिन होता है, एक तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका ये है कि माइटोटिक स्पिंडल के साथ जाके माइटोसिस स्टॉप करके फंगी स्टैटिक एक्शन देता है. सेकेंडली क्या होता है हमारे पास, जो न्यूली फॉर्म्ड स्किन होती है हमारे, जो जनरली जितने भी हमारे पास फंगल इन्फेक्शंस होते हैं ये हमारे पास स्किन के ऊपर होते हैं और स्किन को हमारे पास डैमेज करती है फंगस. जो हमारे पास जो फंगल जो फॉरेन बॉडीज हमारे पास फंगस की स्किन के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है तो हमारे पास हमारा ग्लिसोफर्मिन क्या होता है, जो न्यूली फॉर्म्ड स्किन होती है उसके अंदर जाके हमारे पास डिपॉजिट हो जाती है और उसके ऊपर डिपॉजिट होने की वजह से हमारे पास क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है स्किन को फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड. सो हमारे पास फर्दर इन्फेक्शंस नहीं होते ग्लिसोफर्मिन की वजह से. ठीक है, सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ग्लिसोफर्मिन.
इसके अलावा हमारे पास कुछ साइड इफेक्ट्स आते हैं ग्लिसरोफल्विन के, जैसे कि बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास एलर्जिक होते हैं ग्लिसरोफल्विन को, बहुत सारे पेशेंट्स को एलर्जिक रिएक्शन आते हैं। उसके अलावा हमारे पास न्यूरोटॉक्सिसिटी कॉज करता है ग्लिसरोफल्विन, और हमारे पास हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज करता है। हमारे पास लिवर के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है ड्यू टू द यूज ऑफ ग्लिसरोफल्विन ड्रग। और हमारे पास जो ग्लिसरोफल्विन ड्रग है, ग्लिसरोफल्विन हमारे पास यूज की जाती है सुपरफिशियल डर्मेटोफाइटोसिस की ट्रीटमेंट के लिए। देयर इज अ डिसीज विच अकर्स ड्यू टू फंगल इन्फेक्शंस, फंगस के इन्फेक्शंस की वजह से हमारे पास क्या होता है, सुपरफिशियल डर्मेटोफाइटोसिस हो जाता है। अब सुपरफिशियल डर्मेटोफाइटोसिस होता क्या है, इट इज अ डिसीज विच इट इज अ फंगल इन्फेक्शंस in which the dermatitis or the skin of a person becomes infected। हमारे पास रेडिश कलर के रैशेस आ जाते हैं पेशेंट की बॉडी के ऊपर, वो हमारे पास उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं, ग्लिसरोफल्विन को यूज करते हैं। और हमारे पास ग्लिसरोफल्विन जो है इसका 1 ग्राम डोज दी जाती है डेली। जो हमारे पास ग्लिसरोफल्विन की डोज है दैट इज 1 ग्राम डेली। नेक्स्ट जो हमारे पास एजेंट है वो है हमारे पास एंटी मेटाबोलाइट्स। अब जो एंटी मेटाबोलाइट्स एजेंट्स हैं हमारे पास, उसके अंदर जो हमारे पास ड्रग आती है दैट इज फ्लूसाइटोसिन। अब जो ये फ्लूसाइटोसिन एजेंट है ये एंटी मेटाबोलाइट्स है। अब एंटी मेटाबोलाइट्स हमारे पास, अगर हम नेम से इसको कन्फिगर करने की कोशिश करें कि हमारा एंटी मेटाबोलाइट्स कैसे वर्क करता होगा, तो एंटी मेटाबोलाइट जो हमारे पास ड्रग्स होती हैं वो हमारे पास क्या करते हैं, जितने भी मेटाबोलाइट्स हमारे पास फॉर्म होते हैं हमारे सेल, फंगल सेल के अंदर, उसको हमारे पास इनहिबिट करेगी या उसको हमारे पास किसी ना किसी तरह से उसकी फॉर्मेशन डिसरप्ट करेगी। तो जो हमारे पास फ्लूसाइटोसिन ड्रग होती है, फ्लूसाइटोसिन ड्रग हमारे पास एक प्रो ड्रग है। प्रो ड्रग क्या होती है हमारे पास, प्रो ड्रग हमारे पास ऐसी ड्रग होती है जो कि इनिशियली हमारे पास इनएक्टिव होती है और बॉडी में जाके एक एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। सो जो फ्लूसाइटोसिन ड्रग है, फ्लूसाइटोसिन हमारे पास क्या करती है, इट इज अ प्रो ड्रग। फ्लूसाइटोसिन इज अ प्रो ड्रग एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एन एक्टिव मेटाबोलाइट। और हमारे पास फ्लूसाइटोसिन करती क्या है, 5-फ्लोरोयूरेसिल में जाके कन्वर्ट हो जाती है। जो फ्लूसाइटोसिन ड्रग है, फ्लूसाइटोसिन ड्रग हमारे पास बॉडी के अंदर जाके 5-फ्लोरोयूरेसिल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और जब हमारे पास 5-फ्लोरोयूरेसिल के अंदर कन्वर्ट होती है हमारी फ्लूसाइटोसिन, तब क्या होता है हमारे पास, जो डीएनए हमारे पास, अब जो यूरेसिल होता है, यूरेसिल का जो स्ट्रक्चर होता है वो थायामीन के जैसा होता है, और थायामीन हमारे पास डीएनए के अंदर होता है, और यूरेसिल हमारे पास आरएनए के अंदर होता है। तो हमारे पास 5-फ्लोरोयूरेसिल क्या करता है, इनहिबिशन कर देता है डीएनए सिंथेसिस की। सो इट इनहिबिट्स डीएनए सिंथेसिस। अब ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ डीएनए सिंथेसिस हमारे पास फंगीसाइडल इफेक्ट आता है फ्लूसाइटोसिन का। तो अभी तक जो हमने एजेंट्स पढ़े, एम्फोटेरेसिन बी, निस्टैटिन और हेमाइसिन हमारे पास कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है। कंसंट्रेशन कम होगी तो हमारे पास फंगीस्टैटिक इफेक्ट आएगा, अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो हमारे पास फंगीसाइडल इफेक्ट आएगा। अगर अब हमारे पास ग्लिसरोफल्विन हमारे पास फंगीस्टैटिक इफेक्ट देता है। जो फ्लूसाइटोसिन है, फ्लूसाइटोसिन क्या करता है हमारे पास, फंगीसाइडल इफेक्ट देता है। अब इसके बाद वन ऑफ द थिंग्स जो है कि जो फ्लूसाइटोसिन ड्रग है, फ्लूसाइटोसिन हमारे पास हमेशा एम्फोटेरेसिन बी के साथ सिनर्जिज्म में यूज की जाती है या फिर इनका कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है। क्यों, हमारे पास जो एम्फोटेरेसिन बी थी, एम्फोटेरेसिन बी क्या करती है हमारे पास, जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन को के फॉर्मेशन को डिसरप्ट करती है। जब हमारे पास सेल मेम्ब्रेन डिसरप्ट हो जाएगा तब क्या होता है हमारे पास, जो हमारा फ्लूसाइटोसिन ड्रग है वो न्यूक्लियस तक पहुंच सकती है। अगर ये हमारा फंगल सेल है, फंगल सेल के ऊपर जब एम्फोटेरेसिन बी ने इफेक्ट करा
तब हमारे पास एम्फोटेरेसिन बी ने क्या किया, हमारी जो सेल मेम्ब्रेन थी उसके अंदर पोर्स कर दिए, हमारे पास होल्स हो गए सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। और जब हमारे पास होल्स हो जाते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, तब हमारी जो ये फ्लू साइटोसिन ड्रग है ये हमारे पास इस होल्स के थ्रू न्यूक्लियस के अंदर पहुंच जाएगी। और न्यूक्लियस के अंदर जब हमारे पास पहुंच जाएगी हमारी ड्रग, तो ये न्यूक्लियस के अंदर जाके डीएनए सिंथेसिस को इनहिबिट कर देगी और डीएनए सिंथेसिस के इनहिबिशन की वजह से हमारे पास फंगीसाइडल इफेक्ट आ जाएगा। तो जनरली हमारे पास जो फ्लू साइटोसिन ड्रग है, फ्लू साइटोसिन ड्रग हमारे पास इन द सिनर्जिज्म या फिर इन कॉम्बिनेशन यूज की जाती है एम्फोटेरेसिन बी के साथ। एम्फोटेरेसिन इसका वन ऑफ द रीजंस ये है कि हमारे पास पोटेंट एक्शन आता है, जो हमारे पास फंगीसाइडल इफेक्ट है हमारी ड्रग्स का वो इंक्रीज हो जाता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंडली क्या है, हमारे पास जो फ्लू साइटोसिन ड्रग है, फ्लू साइटोसिन ड्रग के लिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे फंगस है जो कि रेजिस्टेंट हमारे पास ग्रो कर लेते हैं। सो हमारे पास क्या हो जाता है, हमारा जो फंगस है वो क्या करता है, रेजिस्टेंस हमारे पास ग्रो कर लेता है, रेजिस्टेंस ले आता है अपने सेल के ऊपर, और हमारे पास फ्लू साइटोसिन को सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास ही नहीं करने देता। अब जब हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं करने देगा हमारी ड्रग, तब हमारे पास वो तो हमारे पास न्यूक्लियस के ऊपर नहीं पहुंच पाएगी जो हमारी ड्रग है। अब जब न्यूक्लियस के ऊपर नहीं पहुंच पाएगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फंगीसाइडल इफेक्ट नहीं आएगा और हमारे पास जो हमारी ड्रग है वो यूजलेस हो जाएगी। सो टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ रेजिस्टेंस हमारे पास क्या किया जाता है, इट इज गिवन इन कॉम्बिनेशन विद एम्फोटेरेसिन बी। उसके अलावा हमारे पास जो ये 5-फ्लोरोयूरेसिल है, 5-फ्लोरोयूरेसिल हमारे पास ह्यूमन बॉडीज के ऊपर भी इफेक्ट कर सकता है, लेकिन क्योंकि ये प्रो ड्रग की फॉर्म में है, तो जो हमारे पास फ्लू साइटोसिन है, फ्लू साइटोसिन हमारे जो ह्यूमन बॉडी के सेल्स हैं उसके अंदर पास नहीं कर सकती, जिसकी वजह से हमारे पास एडवर्स इफेक्ट्स नहीं आते इन कंपैरिजन टू कम आते हैं फ्लू साइटोसिन के। लेकिन कुछ एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं, जैसे कि हमारे पास बोन मैरो डिप्रेशन हो जाती है विद द यूज ऑफ फ्लू साइटोसिन, और उसके अलावा हमारे पास गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इफेक्ट्स आते हैं विद द यूज ऑफ फ्लू साइटोसिन। और हमारे पास जो फ्लू साइटोसिन ड्रग है, अब फ्लू साइटोसिन हमारे पास यूज की जाती है क्रिप्टोकोकल जो मेनिंजाइटिस है। जब हमारे पास क्रिप्टोकोकस जो हमारा फंगस है उसकी वजह से ब्रेन के अंदर हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो जाए, जिसको हम मेनिंजाइटिस बोलते हैं, उस केस के अंदर हमारे पास फ्लू साइटोसिन यूज की जाती है। सो अगर हम दोबारा देखें एक बारी, तो एम्फोटेरेसिन बी जो थी, एम्फोटेरेसिन बी हमारे पास मोस्टली सारे जितनी भी हमारे पास फंगल इन्फेक्शंस होते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है। अब जो निस्टैटिन है, निस्टैटिन हमारे पास स्पेसिफिकली जो टॉपिकल इन्फेक्शंस हैं, ओरल या वेजाइनल इन्फेक्शंस हैं, उनके केस में यूज की जाती है। हेमैक्सिन हमारे पास ईयर के फंगल इन्फेक्शंस के लिए यूज की जाती है। अब जो क्रिस्टियोफेल्मिन है, क्रिस्टियोफेल्मिन हमारे पास यूज की जाती है जब सुपरफिशियल डर्मेटोफाइटोसिस हो जाता है, सुपरफिशियल रेडिश हो जाती है। और हमारे पास एंटीमेटाबोलाइट्स जो फ्लू साइटोसिन है, फ्लू साइटोसिन हमारे पास स्पेसिफिकली यूज किया जाता है जब क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस जाता है, यानी कि ब्रेन के अंदर। उसके अलावा जब हमारे पास सिस्टेमिक कैंडिडाइसिस जाता है, यानी कि बॉडी के अंदर हमारे पास फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, तब हमारे पास फ्लू साइटोसिन यूज की जाती है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास एजेंट्स है, नेक्स्ट है हमारे पास एजोल्स। जो हमारे पास जो एजोल्स है, एजोल्स दो क्लासेस में आते हैं, एक तो इमिडाजोल और एक ट्रायाजोल। ये दोनों हमारे पास इक्वली इफेक्टिव ड्रग्स हैं। हमारे पास इनमें बहुत कम डिफरेंट है। जो हमारे पास ये एजोल्स पूरी की पूरी क्लास है, ये हमारे पास न्यूअर एजेंट्स हैं। एजोल से पहले हमारे पास फंगल एंटीबायोटिक्स और एंटीमेटाबोलाइट्स यूज किए जाते थे फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फंगल इन्फेक्शंस। अब जो एजोल्स है ये हमारे पास ओरली दिए जाते हैं। हमने देखा कि एम्फोटेरेसिन बी के हमारे पास बहुत ज़्यादा टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं, तो इन कंपैरिजन टू एम्फोटेरेसिन बी जो ये एजोल्स क्लास है, एजोल्स क्लास के अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा कम साइड इफेक्ट्स होते हैं इन द
एजोल्स। अब उसके अलावा हमारे पास जो ट्रायाजोल्स होते हैं, ट्रायाजोल्स का हमारे पास ज़्यादा सिलेक्टिव इफेक्ट होता है जो फंगल स्टिरोल की सिंथेसिस होती है उसके अंदर। और हमारे पास जो ट्रायाजोल्स होते हैं, ट्रायाजोल्स हमारे पास लॉन्गर एक्टिंग एजेंट्स हैं, ज़्यादा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ज़्यादा ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हमारे पास इनका इफेक्ट रहता है ट्रायाजोल्स का। और जो हमारे पास जो इमिडाजोल्स कॉमनली यूज की जाते हैं वो है कीटोकोनाजोल, मिकोकोनाजोल और क्लोट्रिमोक्साजोल। अब जो क्लोट्रिमाजोल है हमारे पास, क्लोट्रिमाजोल और मिकोकोनाजोल हमारे पास दोनों ये जो एजेंट्स है ये टॉपिकली यूज किए जाते हैं और कीटोकोनाजोल हमारे पास सिस्टेमिकली भी यूज किया जाता है। सो हमारे पास बहुत हल्का सा डिफरेंस है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ट्रायाजोल्स का ज़्यादा है, ज़्यादा सिलेक्टिव इफेक्ट है हमारे पास ट्रायाजोल्स का। सो हमारे पास ट्रायाजोल्स इन कंपैरिजन टू इमिडाजोल बहुत ही कम मार्जिन से बेटर ड्रग्स हैं और ट्रायाजोल्स हमारे पास सेव किए जाते हैं। अगर किसी पेशेंट के अंदर हमारे पास इमिडाजोल्स वर्क ना करे तभी हमारे पास ट्रायाजोल दिया जाता है। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे पास जो हमारे पास इमिडाजोल्स है। इमिडाजोल्स के अंदर जो वन ऑफ द मेन एजेंट है वो है हमारे पास कीटोकोनाजोल। कीटोकोनाजोल के साथ स्टार्ट करते हैं। कीटोकोनाजोल का हमारे पास ब्रॉड स्पेक्ट्रम हमारे पास ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल इफेक्ट है। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के जो फंगस इन्फेक्शंस होते हैं उनके अंदर हमारे पास इफेक्ट शो करता है कीटोकोनाजोल। अब जो कीटोकोनाजोल है, कीटोकोनाजोल का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो हमारे पास डिफरेंट है। हमारे पास हमने पढ़ा था कि जो एजोल्स है और जो पॉलीइन एंटीबायोटिक्स हैं ये दोनों हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के ऊपर इफेक्ट करते हैं। अब जो एम्फोटेरिसिन बी थी, एम्फोटेरिसिन बी के साथ हमारे पास क्या हो रहा था, डायरेक्टली एम्फोटेरिसिन बी अर्गोस्टेरॉल के साथ बाइंड कर रही थी और हमारे पास पोर्स बना रही थी हमारे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। लेकिन जो एजोल्स है, एजोल्स का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, एजोल्स हमारे पास अर्गोस्टेरॉल की फॉर्मेशन ही नहीं होने देते। हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो फंगल सेल है, फंगल सेल के जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी फॉर्मेशन हमारे पास अर्गोस्टेरॉल, एक कॉन्स्टिट्यूएंट है अर्गोस्टेरॉल के साथ होती है। तो हमारे पास जो एजोल्स है, एजोल्स क्या करते हैं, जो अर्गोस्टेरॉल हमारा फंगल सेल बनाता है वो हमारे पास लानोस्टेरॉल से बनाता है। सो व्हाट डज हमारा जो हमारा फंगल सेल है, फंगल सेल क्या करता है, लानोस्टेरॉल से हमारे पास फॉर्मेशन करता है अर्गोस्टेरॉल की। सो लानोस्टेरॉल से हमारे पास फॉर्मेशन होती है अर्गोस्टेरॉल की और लानोस्टेरॉल से अर्गोस्टेरॉल की फॉर्मेशन के अंदर हमारे पास एक एंजाइम यूज होती है जो है लानोसिन 14 अल्फा डीमिथाइलेज। लानोसिन 14 अल्फा डीमिथाइलेज। तो जितने भी हमारे एजोल्स हैं, एजोल्स क्या करते हैं हमारे पास, स्पेसिफिकली कीटोकोनाजोल हमारे पास जो ये एंजाइम है लानोसिन 14 अल्फा डीमिथाइलेज, इसको इनहिबिट करते हैं। अब जब हमारे पास लानोसिन 14 अल्फा डीमिथाइलेज इनहिबिट हो जाएगी तब हमारे पास लानोस्टेरॉल से अर्गोस्टेरॉल नहीं बन पाएगा और जब हमारे पास अर्गोस्टेरॉल की फॉर्मेशन नहीं होगी तब हमारे पास सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन नहीं होगी, सेल मेम्ब्रेन नहीं बनेगी और सेल मेम्ब्रेन नहीं बनेगी तो हमारे पास फर्दर ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी और फंगी स्टैटिक इफेक्ट आएगा हमारे एजेंट का। उसके अलावा हमारे पास क्या होता है, जो एजोल्स होते हैं, एजोल्स हमारे पास लानोसिन 14 अल्फा डीमिथाइलेज को तो इनहिबिट करते ही करते हैं। उसके अलावा हमारे पास क्या करते हैं, जितनी भी हमारे पास डिफरेंट एंजाइम्स फिजियोलॉजिकल फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं हमारे फंगल सेल के अंदर, उन सबको इनहिबिट करते हैं। एंड ड्यू टू इनहिबिशन इन द फंगल सेल की एंजाइम्स व्हाट हैपेंस इज
तो ग्रोथ जो है हमारे पास फंगल सेल की वो स्टॉप हो जाती है और हमारे पास फंगी स्टैटिक इफेक्ट आता है। तो अगर कीटोकोनाजोल की स्पेसिफिकली बात करें तो कीटोकोनाजोल हमारे पास वन ऑफ द फर्स्ट ओरल एजोल्स है। और उसके अलावा हमारे पास जो कीटोकोनाजोल है, जब स्टमक का पीएच लो होता है तब हमारे पास इसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज हो जाती है। हमारे पास बहुत कम साइड इफेक्ट्स आते हैं कीटोकोनाजोल के, लेकिन जो साइड इफेक्ट्स आते हैं वो हमारे पास बहुत ज़्यादा सिवियर होते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या होता है, कीटोकोनाजोल की वजह से हेडेक, वॉमिटिंग, नोजिया, एलर्जिक रिएक्शंस, कुछ हमारे पास हेपेटोटॉक्सिसिटी कॉज हो जाती है। लेकिन हमारे पास क्या होता है, हमारे पास कीटोकोनाजोल एंजाइम्स को इनहिबिट करता है जो कि लैनोस्टेरॉल से अल्डोस्टेरॉल को नहीं बनने देती। तो ये हमारे पास स्टेरॉइडल कंपाउंड्स हैं। तो हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं। तो जितने भी हमारे स्टेरॉइडल हार्मोन्स हैं उसकी भी बायोसिंथेसिस स्टॉप कर देती है हमारी कीटोकोनाजोल। And now due to inhibition in the formation of steroidal hormones, अब steroidal hormones बेसिक हमारे पास मेजरली रिप्रोडक्शन के अंदर रिस्पॉन्सिबल है, तब हमारे पास मेल्स के अंदर लिबिडो डिक्रीज हो जाती है। उसके अलावा इनफर्टिलिटी कॉज होती है, गाइनोकोमास्टिया हो जाता है। और इसके अलावा हमारे पास मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज आती हैं विद द यूज ऑफ कीटोकोनाजोल। लेकिन हमारे पास जो कीटोकोनाजोल है वो हमारे पास इसके जो ये साइड इफेक्ट्स हैं ये सप्रेस किए जा सकते हैं हमारे पास, अगर हम कीटोकोनाजोल का जो कंसंट्रेशन है ड्रग का वो डिक्रीज कर दें और हमारे पास एडजंक्ट में जिन स्टेरॉइड्स की फॉर्मेशन हमारे पास बॉडी के अंदर स्टॉप कर रहा है कीटोकोनाजोल, अगर हम उन स्टेरॉइड्स को एक्सटर्नली बाहर से दें किसी पेशेंट को, तब हमारे पास कीटोकोनाजोल यूज की जा सकती है। लेकिन क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा सिवियर है, तो कीटोकोनाजोल बहुत ज़्यादा कम यूज़ की जाती है, लिमिटेड यूज़ की जाती है। जब एंटीबायोटिक्स या एंटीमेटाबोलाइट्स हमारे पास एक्शन शो ना करें तभी हमारे पास कीटोकोनाजोल प्रिस्क्राइब की जाती है। अब कीटोकोनाजोल हमारे पास प्रिस्क्राइब की जाती है जो म्यूटोक्यूटेनियस हमारे पास कैंडाइडियासिस होता है। उसके अलावा हमारे पास डर्मेटोफाइटोसिस के अंदर यूज़ की जाती है कीटोकोनाजोल। उसके अलावा जो कशिंग सिंड्रोम होता है, कशिंग सिंड्रोम के अंदर भी हमारे पास कीटोकोनाजोल यूज की जाती है। कशिंग सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, हमारे पास किसी पेशेंट के अंदर हमारे पास स्टमक एब्डोमेन के ऊपर हमारे पास फैट की डिपोजिशन हो जाती है, पर्पल कलर के स्ट्रेच मार्क्स आते हैं, हमारे पास हाइपरटेंशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा सिवियर इफेक्ट आता है उस कशिंग सिंड्रोम के अंदर। और कशिंग सिंड्रोम की ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास कीटोकोनाजोल यूज की जाती है। उसके अलावा हमारे पास जो कीटोकोनाजोल है वो बहुत ज़्यादा कम टाइम पीरियड के लिए यूज़ की जाती है। जिन इन्फेक्शन की हमारे पास ट्रीटमेंट विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हो जाए उन्हीं के अंदर हमारे पास कीटोकोनाजोल यूज़ की जाती है। सो बाकी के जो हमारे पास एजेंट्स हैं ट्रायाजोल्स और हमारे पास मिसलेनियस एजेंट्स, इन एजेंट्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।